नमस्कार, राष्ट्र विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। साथियों, राष्ट्र विशेष में आज हम बात कर रहे हैं सरकारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस की एक ताजा रिपोर्ट की, जिसमें भारत में प्रजनन दर में गिरावट को लेकर चिंता जाहिर की गई है। साथियों, अक्सर हम गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है, लेकिन आज इसी गर्व के पीछे छुपी है एक ऐसी कड़वी और चौंकाने वाली हकीकत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसे अगर आज नहीं समझा गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। दरअसल सरकारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस की एक ताजा रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 पर आ गई है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत की जन्म दर रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 से नीचे आ गई है। सीधे शब्दों में कहें तो अब देश में आबादी बढ़ने का रफ्तार उतनी नहीं रही जितने बुजुर्ग दुनिया से जा रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा कि एक डेमोग्राफिक कोलैप्स यानी जनसांख्यिकीय संकट की शुरुआत हो सकती है। आज राष्ट्र विशेष में हम बताएंगे कि भारत की मौजूदा प्रजनन दर क्या है, कितनी होनी चाहिए और इसके खतरे क्या हैं। क्या भारत विकसित देश बनने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा और क्या हम चीन और जापान के रास्ते पर चल पड़े हैं, सब जानेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। खतरे की आहट, प्रजनन दर में गिरावट। साथियों, भारत दुनिया का सबसे युवा देश, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश और दुनिया की सबसे बड़ी कार्यशील शक्ति बनने का दावा करने वाला देश। लेकिन अब एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने जनसंख्या को लेकर दशकों से चली आ रही पूरी बहस को बदल दिया है। कभी चिंता थी कि भारत जनसंख्या विस्फोट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत धीरे धीरे जनसंख्या संतुलन से आगे बढ़कर जनसंख्या संकट की ओर बढ़ रहा है। देश की कुल प्रजनन दर पहली बार 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिरकर 1.9 का आंकड़ा छू चुकी है। यानी आने वाली पीढ़ियां अब अपने पूर्वजों की संख्या की बराबरी भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क भी भारत की घटती जन्म दर को लेकर चिंता जता चुके हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जन्म दर लगातार गिरती है तो एक समय के बाद युवा आबादी कम होने लगती है, बुजुर्ग आबादी बढ़ने लगती है और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। तो क्या भारत भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जिस पर जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देश पहले ही पहुंच चुके हैं? ये रिपोर्ट देखिए। भारत जनसंख्या विस्फोट की ओर बढ़ रहा है। पिछले कई दशकों से भारत की जनसंख्या को लेकर बार बार एक ही चिंता दोहराई जाती रही है। जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस की नवीनतम रिपोर्ट इस बहस को एक नए मोड़ पर ले जाती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 पर पहुंच गई है। ये केवल एक सांख्यिकी बदलाव नहीं, बल्कि भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, परिवार संरचना और भविष्य की जनसंख्या संरचना में आ रहे गहरे परिवर्तन का संकेत है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने भारत की घटती जन्म दर को लेकर चिंता जताई है। मस्क ने कहा कि भारत की जन्म दर अब उस स्तर से नीचे पहुंच गई है जो किसी देश की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी मानी जाती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात कही और भारत की बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति पर चिंता जताई। एलन मस्क मशहूर उद्योगपति। भारत की कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट या टीएफआर पहली बार देश के इतिहास में रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर गई है। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब 2.1 बच्चे प्रति महिला। इतने बच्चे होने पर आबादी खुद को खुद रिप्लेस कर सकती है, मतलब न बढ़ती है और न घटती है। क्या हैं वो आंकड़े जिनको लेकर मस्क ने जताई चिंता? एलन मस्क का बयान ऐसे समय में आया जब अनुमानों के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर गिरकर 1.9 पर आ गई है।
इतना ही नहीं, किसी भी देश की आबादी को बिना किसी बाहरी प्रवासन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थिर बनाए रखने के लिए आमतौर पर 2.1 की प्रजनन दर की जरूरत होती है। इसमें भी भारत अब इस बेंचमार्क के नीचे आ चुका है। मस्क ने अपने बयान में मीडिया संस्थान AF पोस्ट के आंकड़ों का हवाला दिया, जिसमें भारत की प्रजनन दर में लगातार गिरावट की बात कही गई है। भारत की प्रजनन दर में आई बड़ी गिरावट। AF पोस्ट के अनुसार भारत में पहली बार कुल प्रजनन दर देश के इतिहास में काफी नीचे पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार सिर्फ एक दशक में यह दर 2.3 से घटकर 1.9 पहुंच गई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रजनन दर अब 1.2 तक पहुंच गई है, जो फिनलैंड जैसे कई विकसित देशों से भी कम है। गिरावट कई प्रकार के सामाजिक और आर्थिक कारणों से हुई है और दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाती है। सबसे पहले लोग देर से शादी कर रहे हैं और देर से बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। दूसरा, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, खासतौर से महिलाओं में। तीसरा, महिलाओं की कामकाज और रोजगार में भागीदारी बढ़ी है, इससे लोग परिवार छोटे रख रहे हैं। चौथा, परिवार नियोजन के साधन और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है, जिससे लोग अपनी पसंद के अनुसार बच्चों की संख्या चुन पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और पालन पोषण के खर्चे भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से छोटे परिवार रखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ये सारे कारण TFR में कमी के कारण हैं। क्या होता है रिप्लेसमेंट स्तर? आपको बता दें कि रिप्लेसमेंट स्तर वह न्यूनतम प्रजनन दर होती है जो किसी देश की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक मानी जाती है। आमतौर पर यह दर 2.1 मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 2025 विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 जन्म प्रति महिला रह गई है, जो रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से नीचे है। इसका मतलब है कि औसतन भारतीय महिलाएं अब उतने बच्चे पैदा नहीं कर रही जितने किसी पीढ़ी के आकार को अगली पीढ़ी तक बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। 1971 में भारत की कुल प्रजनन दर 5.2 थी। इसका मतलब था कि औसतन एक भारतीय महिला अपने जीवन काल में 5 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती थी। आज ये संख्या 1.9 रह गई है। 5 दशकों में गिरावट भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। SRS की रिपोर्ट में कई अलग अलग पहलुओं पर जानकारी दी गई है। ये बदलाव अचानक नहीं आया। 1967 में शुरू हुए परिवार नियोजन अभियान और बाद में लोकप्रिय हुए बच्चे दो ही अच्छे संदेश ने छोटे परिवार की अवधारणा को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही महिलाओं की शिक्षा, शहरीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं तक बढ़ती पहुंच और बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों ने भी परिवार के आकार को प्रभावित किया। SRS रिपोर्ट के आंकड़े ग्रामीण बनाम शहरी। रिपोर्ट के अनुसार भारत के अलग अलग हिस्सों में जीवन शैली और विकास के स्तर के कारण आंकड़ों में बड़ा अंतर है। राष्ट्रीय औसत TFR 1.9, ग्रामीण भारत 2.1, ये ठीक रिप्लेसमेंट लेवल पर आ चुका है। शहरी भारत 1.5, शहरी इलाकों में लोग बहुत तेजी से छोटे परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि यह गिरावट केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत में भी समान रूप से दिखाई दे रही है। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रजनन दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, लेकिन वहां भी गिरावट का रुझान जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब जनसांख्यिकीय संक्रमण के उस दौर में पहुंच चुका है जहां घटती जन्म दर आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था, श्रम बल और बुजुर्ग आबादी की संरचना का महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। 2.1 TFR का मतलब क्या है? पति पत्नी के अगर 2 बच्चे होंगे तो माँ बाप की मृत्यु के बाद वही 2 जनसंख्या में उनकी जगह ले लेंगे, यानी जनसंख्या उतनी ही बनी रहेगी। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें आज भी लड़कों और लड़कियों की संख्या एकदम बराबर नहीं होती। लड़कों की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए अगर देश में हर महिला के एवरेज 2.1 बच्चा पैदा हो तो जनसंख्या सेम बनी रहती है। इसलिए इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। मतलब अगर 2.1 से ज्यादा है यह औसत तो जनसंख्या बढ़ती रहेगी।
और अगर कम है तो जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी। टीआरएफ क्या है और 2.1 का आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कुल प्रजनन दर यह बताती है कि अगर वर्तमान आयु विशिष्ट जन्म दरें बनी रहें तो एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देगी। जनसंख्या विज्ञान में 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। इसका मतलब है कि औसतन हर महिला लगभग इतने बच्चे पैदा करे कि अगली पीढ़ी की आबादी मौजूदा पीढ़ी की जगह ले सके। अगर किसी देश की टीएफआर लंबे समय तक 2.1 से कम रहती है तो धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार कम हो जाती है और भविष्य में आबादी स्थिर होने या घटने लगती है। भारत की टीएफआर अब 1.9 है, यानी देश राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच चुका है। यह स्थिति यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों में पहले देखी जा चुकी है। हालांकि भारत की परिस्थिति उससे अलग है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि प्रजनन दर में आई गिरावट न तो हाल ही की घटना है और न ही कोई अलग थलग प्रवृत्ति। पिछले एक दशक में राष्ट्रीय प्रजनन दर लगातार घटती रही है। ये 2012 से 14 के दौरान 2.3 से घटकर 2022-24 के दौरान 1.9 पर आ गई है, जो लगभग 17.4% की कमी को दिखाती है। ये रुझान केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इससे संकेत मिलता है कि देश में जनसांख्यिकीय परिवर्तन व्यापक स्तर पर और लगातार हो रहा है। सरल भाषा में समझे तो भारत में परिवारों का आकार धीरे धीरे छोटा हो रहा है। लोग पहले की तुलना में कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और ये बदलाव पूरे देश में है, चाहे गांव हो या शहर, लगभग समान रूप से देखने को मिल रहा है। ये भारत के जनसंख्या ढांचे में हो रहे दीर्घकालिक बदलाव का बड़ा संकेत है। साथियों, खतरा क्या है, जरा इसे समझिए। हमारे दक्षिण के राज्य केरल और तमिलनाडु आज यूरोप के देशों जैसी कम जन्म दर पर पहुंच चुके हैं। आज हमारी जो आबादी युवा है, अगले 20 से 30 साल में यही आबादी तेजी से बुढ़ापे की ओर बढ़ेगी। आशंका यह है कि साल 2050 तक भारत की 20% आबादी 65 वर्ष से अधिक उम्र की होगी। वहीं चीन ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में खुद को इस दलदल में फंसा लिया है और आज वो भुगत रहा है। भारत के सामने चुनौती और भी बड़ी है। हमारे पास अमीर बनने के लिए, विकसित देश बनने के लिए सिर्फ अगले 25 से 30 साल हैं। अगर इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी इस युवा शक्ति का सही इस्तेमाल करके हम बहुत तेजी से आर्थिक विकास नहीं कर पाए तो भारत अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। सोचिए, बुजुर्गों की फौज होगी लेकिन उन पर खर्च करने के लिए, टैक्स देने के लिए युवाओं की कमी होगी। देश के हेल्थ केयर सिस्टम पर क्या बीतेगा, हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, ये रिपोर्ट देखिए। रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर वाले राज्य: बिहार 2.9 देश में सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश 2.6, मध्य प्रदेश 2.4, राजस्थान 2.3, छत्तीसगढ़ 2.2। बिहार सबसे ऊपर, दिल्ली सबसे नीचे। प्रजनन दर का राष्ट्रीय औसत 1.9 है, लेकिन राज्यों के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। सबसे ज्यादा प्रजनन दर बिहार में है, जबकि राजधानी दिल्ली सबसे नीचे बनी हुई है। बिहार देश का एकमात्र बड़ा राज्य है जहां टीआरएफ 2.9 है, यानी प्रजनन दर अभी भी काफी ऊंची बनी हुई है। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 53% ज्यादा है। दिल्ली में प्रजनन दर देश में सबसे कम दर्ज की गई है। यहाँ औसतन एक महिला केवल 1.2 बच्चों को जन्म दे रही है। सबसे कम जन्म दर वाले राज्य: दिल्ली 1.2, देश में सबसे कम। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल 1.3, महाराष्ट्र 1.4। दिल्ली की दर फिनलैंड से कम। दूसरी ओर दिल्ली में देश का सबसे कम टीएफआर 1.2 दर्ज किया गया है, जो फिनलैंड के 1.3 से भी कम है। फिनलैंड की ब्रॉडकास्टिंग फर्म YLE ने एक रिपोर्ट में स्टैटिस्टिक्स फिनलैंड के हवाले से एक जानकारी दी कि कई दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में प्रजनन दर काफी कम रही। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में प्रजनन दर 1.3 दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और पंजाब में ये 1.4 रही, जबकि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में यह 1.5 रही। ग्रामीण और शहरी भारत की दो तस्वीरें। भारत में प्रजनन दर का सबसे विभाजन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच दिखाई देता है। ग्रामीण भारत की टीएफआर 2.1, शहरी भारत की टीएफआर 1.5
शहरों में रहने वाले परिवार कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा जल्दी गिरते जा रहा है। इसके कई कारण हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कारण है स्ट्रेस। हमारे ओवरऑल लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस, वेदर एनवायरनमेंट से जो पोल्यूशन है या फिर हमारे पर्सनल लाइफ के कारण, वर्क के कारण, स्ट्रेस 60% ऑफ इनफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद एज, मेल एंड फीमेल दोनों की ही एज इंपॉर्टेंट होती है। एग फ्रीजिंग या फिर एम्ब्रियो फ्रीजिंग इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन एंड सोल्यूशन है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस हमारी खुद की लाइफस्टाइल। हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि दिन भर डेस्क जॉब पे बैठे हुए हैं, चलने नहीं जा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जंक फूड खा रहे हैं जिससे हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है। स्मोकिंग, वेपिंग, किसी भी प्रकार की कितनी भी क्वांटिटी में स्मोकिंग, चाहे औरत या मर्द, दोनों के लिए बहुत खराब है। एंड एक्सेसिव ड्रिंकिंग, इन्हीं सब चीज़ों से हमारा स्पर्म और एग काउंट दोनों खराब होते हैं, जिस वजह से हमारा फर्टिलिटी रेशियो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है। अगर TFR लगातार कम बना रहता है और सुधार नहीं आता है तो लंबे समय में आबादी की वृद्धि धीमी हो सकती है। इसका असर एक ये होगा कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी और काम करने वाली उम्र की आबादी का अनुपात कम हो सकता है। ये हम दक्षिण भारत के कई राज्यों में पहले से ही देख रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में राजनीतिक नेताओं ने अपनी चिंता भी व्यक्त की है इस पर। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एक प्रोजेक्शन के अनुसार बुजुर्गों की संख्या 2050 तक डबल होकर टोटल पॉपुलेशन में 20% हो जाएगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन और देखभाल की व्यवस्था पर काफ़ी दबाव बढ़ जाए। शहरों में कम बच्चा पैदा होने के कारण उच्च शिक्षा, महिलाओं की रोजगार में बढ़ती भागीदारी, आवास और जीवन यापन की बढ़ती लागत, देर से विवाह, परिवार नियोजन की बेहतर पहुंच। शिक्षा प्रजनन दर घटाने वाला सबसे बड़ा कारक। रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प निष्कर्ष महिलाओं की शिक्षा और प्रजनन दर के बीच संबंध है। अशिक्षित महिलाओं की TFR 3.2 है, स्नातक और उससे ज्यादा शिक्षित महिलाओं की TFR 1.6। यह अंतर दिखाता है कि शिक्षा परिवार के आकार को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। शिक्षित महिलाओं में विवाह की आयु अधिक होती है, रोजगार की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा पढ़ी लिखी महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अधिक होती है और परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या 1.46 अरब से अधिक है। वर्ष 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने का गौरव प्राप्त कर लिया था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़े के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों से देश में प्रजनन दर में लगातार कमी आई है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या? इवन रिपोर्ट भी कहती है कि भारत मैक्सिको और नाइजीरिया जैसे देशों में जन्म दर आर्थिक विकास होने से पहले गिर गई। शिक्षा और परिवार नियोजन की वजह से नतीजा यह हुआ कि दूसरे देश पहले अमीर बने फिर बूढ़े हुए। भारत के सामने खतरा यह है कि अगर बहुत तेजी से अब विकास नहीं हुआ तो अमीर बनने से पहले भारत बूढ़ा हो सकता है। दक्षिण के राज्य केरल और तमिलनाडु पहले ही यूरोप जैसी कम जन्म दर पर पहुंच गए हैं। भारत की आधी आबादी 30 से कम उम्र की है। अगले 20-30 साल में यह औसत उम्र तेजी से बढ़ेगी। 2050 तक भारत की 65 प्लस उम्र की आबादी 20% तक पहुंच सकती है। भारत की जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगी। इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं है। हालांकि TFR 2.1 से नीचे आ चुकी है, लेकिन भारत की आबादी अभी कुछ दशकों तक बढ़ती रहेगी। इसका कारण पॉपुलेशन मोमेंटम है। भारत में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में युवा लोग प्रजनन आयु वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए कम प्रजनन दर के बावजूद कुल जन्मों की संख्या कुछ समय तक अधिक बनी रह सकती है, लेकिन लंबी अवधि में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार काफी धीमी होने की संभावना है। जनसंख्या विस्फोट की बहस अब पुरानी। लेटेस्ट आंकड़े बताते हैं कि भारत अब उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहां चिंता का केंद्र जनसंख्या विस्फोट नहीं बल्कि जनसंख्या संतुलन बनता जा रहा है। नीतिगत स्तर पर अब सवाल बदल रहे हैं और अब नए सवाल ये हैं कि क्या पर्याप्त युवा वर्कफोर्स उपलब्ध रहेगी? क्या वृद्ध आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार है?
क्या स्वास्थ्य प्रणाली उम्रदराज समाज का भार संभाल पाएगी? क्या कम जन्म दर आर्थिक विकास को प्रभावित करेगी? वर्तमान में भारत अभी भी युवा देश है, लेकिन कम प्रजनन दर का मतलब है कि आने वाले दशकों में बुजुर्ग आबादी का हिस्सा तेजी से बढ़ेगा। यही स्थिति आज जापान, इटली, जर्मनी और दक्षिण कोरिया में देखी जा रही है, जहां कम जन्म दर के कारण काम करने वाला आयु वर्ग सिकुड़ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो यदि जन्म दर में इसी तरह गिरावट का रुझान जारी रहा तो आने वाले सालों में भारत की आबादी के ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कम जन्म दर की वजह से भविष्य में युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। असली चुनौती यह है कि क्या हमारा देश अपनी इस ढलती हुई जनसांख्यिकी के साथ अपनी आर्थिक रफ्तार को बनाए रख पाएगा? क्या हमारे पास आने वाले वक्त में एक मजबूत और हुनरमंद वर्कफोर्स होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा हेल्थ सिस्टम ये उम्रदराज समाज का बोझ उठाने के लिए तैयार है? इससे देश की अर्थव्यवस्था, श्रम शक्ति और सामाजिक व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। भारत की जनसांख्यिकीय कहानी का अगला अध्याय संख्या बढ़ाने का नहीं, बल्कि इसी संतुलन को साधने का होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो साथियों, भारत की जनसंख्या कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। यह अध्याय केवल यह नहीं बताता है कि देश में कितने लोग रहेंगे, बल्कि यह भी तय करेगा कि देश में कितने युवा होंगे और कितने बुजुर्ग होंगे, कितने लोग काम करेंगे और कितने लोगों को सहारे की जरूरत होगी। जनसंख्या विस्फोट की चिंता से निकलकर भारत अब जनसंख्या संतुलन की चुनौती के सामने खड़ा है। कम जन्म दर अपने साथ बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर की संभावनाएं लेकर आती है, लेकिन अगर ये दर लगातार गिरती रही तो भविष्य में श्रम बल की कमी, बुजुर्ग आबादी का बढ़ना और बुजुर्ग आबादी का बढ़ता बोझ और आर्थिक विकास की रफ्तार पर असर जैसे खतरे भी सामने आ सकते हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि भारत की आबादी कितनी होगी, असली सवाल ये है कि भारत की आबादी कैसी होगी। क्या हमारे पास पर्याप्त युवा होंगे? क्या हमारे पास कुशल कार्यबल होगा? क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और सामाजिक सुरक्षा तंत्र बढ़ती उम्र वाली आबादी का भार उठा पाएगा? क्योंकि आने वाले दशकों में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनसंख्या नहीं, बल्कि उसकी जनसंख्या की गुणवत्ता और संतुलन होगा। और यही भारत के भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। और भारत इस परीक्षा को पास करने की तैयारी कैसे करेगा, इसका रोड मैप आज ही बनाना होगा। तो फिलहाल राष्ट्र विशेष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का